नमस्कार। पीसीएम 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा के बारे में, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। द्रव्यमान क्षति क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो बने हुए नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में इस अंतर को ही नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये देखिए, मैं चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। यहां हम देख रहे हैं ये दो प्रोटॉन्स मैंने लिए हैं और दो न्यूट्रॉन्स लिए हैं। प्रोटॉन्स को रेड से दर्शाया है और न्यूट्रॉन को ब्लैक से दर्शाया है। ये दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बने हुए हीलियम नाभिक का द्रव्यमान है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम है। यानी कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो बने हुए नाभिक का द्रव्यमान इनके अलग अलग द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। जो द्रव्यमान में ये कमी आई है न्यूक्लियॉन से नाभिक बनने में, इस कमी को ही हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आई कि जब न्यूक्लियस मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो बने हुए नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में जो ये कमी होती है इसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसके लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं ज्ञात करने के लिए वो होता है द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम इज इक्वल्स। द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि मास में होने वाली कमी। डेल्टा एम इज इक्वल्स प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। जो ये नाभिक बन के आया है इसका वास्तविक द्रव्यमान। यदि हमने कोई परमाणु X लिया है जिसकी द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक Z हो, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु में उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि अगर इस परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तो इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन्स की संख्या Z होगी। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को हम घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो होती है उस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस परमाणु X में Z प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp, P लगाया है ये सफिक्स प्रोटॉन के लिए, और M का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान Mp और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn हो तथा बनने वाले नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम उस नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? Mp। नाभिक में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? Z। तो नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ZMP। क्लियर? हमको मालूम है नाभिक में टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A माइनस Z, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? Mn। यानी उस नाभिक में न्यूट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान कितना होगा? A माइनस Z Mn। इस सूत्र में हम मान भर देंगे। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M इज इक्वल्स प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि ZMP प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी A माइनस Z Mn माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो ये आपका द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला आ जाता है। जो ये द्रव्यमान में कमी होती है यह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियस से नाभिक बनने में द्रव्यमान में जो कमी आती है यह कमी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण जो है वो होता है E इज इक्वल्स mc², जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की गति है जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर किसी पदार्थ के द्रव्यमान में
डेल्टा एम की क्षति हो जाए, किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए, तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो डेल्टा ई बराबर होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यानी वहां जो हमने देखा न्यूक्लियन से नाभिक बना और उसमें जो द्रव्यमान की क्षति हुई वो द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऊर्जा कितनी होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। याद रखिए, न्यूक्लियन से नाभिक बनने में जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं उनको यही ऊर्जा बांधे रखती है। जो द्रव्यमान की क्षति होने के कारण मुक्त होती है डेल्टा ई ऊर्जा, यही ऊर्जा किसी भी नाभिक के अंदर उसके न्यूक्लियंस को बांधे रखती है, और इसी ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ने के लिए हमें बाहर से इतनी ही ऊर्जा देनी होगी जितनी की उस नाभिक की बंधन ऊर्जा है। ये देखिए मैंने चित्र से दर्शाया है। यहां आप देख रहे हैं कि जो बना हुआ हीलियम नाभिक है, अगर इस हीलियम नाभिक को इस हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हम दे दें, तो ये हीलियम नाभिक क्या होगा, अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में टूट जाएगा। इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलकर, ये न्यूक्लियंस मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस कंडीशन में इतनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कि हम उसकी बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हुआ ना। और अगर किसी बने हुए नाभिक को उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हम दे दें, तो वह नाभिक अपने न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक से उसके न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक बात याद रखिए, किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा से हमें यह पता चलता है कि वह नाभिक कितना स्थायी है। यानी कि जिस भी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितना अधिक होगी, यानी उसको तोड़ने के लिए हमको उतनी ही अधिक बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी है। तो किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा जो होती है उस नाभिक के स्थायित्व की माप होती है, वह यह बताती है कि कोई भी नाभिक कितना अधिक स्थायी है। नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्रायः हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि नाभिकों के स्थायित्व पर उनकी द्रव्यमान संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं। यहां देखिए मैंने एक ग्राफ खींचा हुआ है। इसमें एक्स अक्ष पर हमने द्रव्यमान संख्या को लिया हुआ है, ये देखिए ए, और वाई अक्ष पर लिया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसे कि हमने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा हुआ है। द्रव्यमान संख्या के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो ये ग्राफ होता है, इसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा ग्राफ या बंधन ऊर्जा वक्र। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए इस ग्राफ में क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता जाता है, ये देखिए 20, 40, 60, 80, वैसे वैसे उनकी ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 करके दिखाई हुई है मैंने ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह जैसे जैसे नाभिकों का द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। यहां पर देखिए बंधन ऊर्जा का मान मैक्सिमम पहुंच जाता है, और उसके बाद द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ अब क्या होता है, बंधन ऊर्जा का मान और बढ़ता नहीं है बल्कि घटना शुरू हो जाता है, और ये देखिए इस तरह से घटता जाता है। ठीक है, यहां देखिए बीच वाला हिस्सा है जो यहां ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में है, ये देखिए मैंने 60 और 80 दिखाई, तो ये हिस्सा जो है, तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में है, हम देख रहे हैं कि ये नाभिक सबसे अधिक स्थायी है। क्यों सबसे अधिक स्थायी है? क्योंकि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है इस एरिया में। यहां पर जो नाभिक स्थित होते हैं 50 से 80 द्रव्यमान संख्या के बीच वाले, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लगभग 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, उनमें भी अगर हम यहां देखें Fe56, इसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है, और इसका मान लगभग है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में जितने नाभिक होते हैं, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है कंपैरेटिवली अन्य नाभिकों की तुलना में। ठीक है,
अब 80 से ऊपर वाले के लिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए 50 से 80 तक का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 80 से ऊपर जाने पर, ये देखिए 80 लिखा हुआ है, 80 से ऊपर जाने पर यानी ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 80 से ऊपर है, उनके लिए अब हम देख रहे हैं कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाती है। धीरे धीरे देखिए घटती जा रही है। आगे बढ़ने पर जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी घटती जा रही है। और यहाँ पर जाकर देखते हैं कि जब द्रव्यमान संख्या का मान लगभग 238 हो जाता है, या द्रव्यमान संख्या 238 वाले नाभिक की अगर हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखें, जो कि यूरेनियम है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटकर लगभग रह जाती है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 80 से ऊपर जाने पर द्रव्यमान संख्या 80 से ऊपर वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती जाती है, और यूरेनियम 238 तक पहुंचते पहुंचते इसका मान घटकर कितना रह जाता है, मात्र 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ के जो नाभिक होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही कम स्थायी होंगे, क्योंकि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घट गई है। और ऐसे नाभिकों को तोड़ने के लिए हमें बहुत कम बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि लगभग यहाँ 209 के बाद वाले द्रव्यमान संख्या 209 के बाद जितने भी नाभिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत ही कम स्थायी होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम और देखते हैं, अभी हमने देखा 50 से 80, उसके बाद 80 से ऊपर द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों को। अब हम 50 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों को देखते हैं। यहां देखिए, यहां हम देख रहे हैं कि 50 से नीचे जितने भी नाभिक हैं, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से भी कम है, उनके लिए भी बंधन ऊर्जा का मान धीरे धीरे घटता है। लेकिन ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से भी कम है, उनके लिए बंधन ऊर्जा का मान, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत तेजी से घट रहा है। ये देखिए कितना स्पीड से ग्राफ नीचे आ रहा है। यहां तक कि वह नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या मात्र 2 है, ये भारी हाइड्रोजन, इसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटकर मात्र कितना रह गया है, 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से कम है, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान घटने लगता है, और वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से भी कम है, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत तेजी से घटता है। यहां तक कि ये घटते घटते भारी हाइड्रोजन जिसकी द्रव्यमान संख्या मात्र 2 है, उसके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान मात्र 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाता है। यानी कि ये नाभिक क्या है, बहुत कम स्थायी है। और कम स्थायी क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी बंधन ऊर्जा का मान काफी कम है। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाले हिस्से को देखिए। यहां आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कंटिन्यूसली नहीं घट रहा है, मतलब इसको ऐसे होना चाहिए लाइन से सीधा होता हुआ और यहाँ नीचे तक आ जाए, लेकिन ये बीच वाले पोर्शन में हमें जगह जगह ये देखिए उठे हुए हिस्से दिख रहे हैं, शिखर टाइप के दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये देखिए यहां पर इसको हमने और क्लियरली आपको शो करने के लिए यहां पर लिया हुआ इस छोटे वाले हिस्से को। ये जो हिस्सा है मैंने इसको इतना यहां पर दिखाया हुआ है। यहां हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो इस तरह से आ रहा था यहां से करते हुए, इसको ये ऐसे आके यहां क्यों नहीं मिला, बल्कि बीच में देखिए अब उठे हुए हिस्से हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 है, जबकि हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 है। ठीक है, लिथियम की 7 है और हीलियम की 4 है। यहां अगर हम देखें तो इस हिसाब से लिथियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितनी द्रव्यमान संख्या ज्यादा है उतना ही उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी ज्यादा है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं हीलियम की द्रव्यमान संख्या कम होने के बाद भी इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिथियम से ज्यादा है। ये देखिए ये ऊपर और ये नीचे है। उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही अगर हम कार्बन को देखें, यहां देखिए कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 है, जबकि नाइट्रोजन की 14 है। इसके बावजूद अगर हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखें तो कार्बन की नाइट्रोजन से ज्यादा है। ये देखिए ये ऊपर है जबकि ये नीचे है। सेम केस यहां ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन में देखिए यहां फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 18, जबकि ऑक्सीजन की कितनी है, 16। फिर भी ऑक्सीजन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा फ्लोरीन से ज्यादा है।
तो क्या निष्कर्ष निकला कि हम ये देखते हैं कि 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा सतत रूप से नहीं घटती है, बल्कि बीच में हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व हैं जो कि अपने पास के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से अधिक स्थायी है और इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपने पास की द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से ज्यादा है। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए हमें इस ग्राफ में ये शिखर टाइप के प्राप्त होते हैं, क्योंकि बीच में कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे कि हीलियम 4, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपने पास की द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से ज्यादा है और ये नाभिक जो है ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम यहाँ इस ग्राफ में देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि बीच वाले नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी है। 80 से ऊपर वाले नाभिकों की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा काफी कम है, यानी कि वो कम स्थायी है, और यहाँ 50 से नीचे जाने पर भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होने लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत हल्के और बहुत भारी नाभिक जो हैं अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। ये देखिए, बहुत हल्के नाभिक और बहुत भारी नाभिक, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अपेक्षाकृत बहुत ही कम स्थायी होते हैं। यदि हम इन भारी नाभिकों को किसी भी विधि के द्वारा हल्के नाभिकों में तोड़ दें, इस भारी नाभिक को अगर हम हल्के नाभिक में तोड़ दें तो क्या होगी? इनकी द्रव्यमान संख्या कम हो जाएगी हल्के नाभिकों की और इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। बात समझिएगा, अगर इन भारी नाभिकों को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा 2 हल्के नाभिकों में विभक्त कर दें या 3 हल्के नाभिकों में विभक्त कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगी? इनकी द्रव्यमान संख्या कम हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या कम होगी तो क्या होगा? देखिए, इस तरफ हो जाएगा ये ग्राफ और इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी कि बने हुए नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा या स्थायित्व इस नाभिक की तुलना में बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन, यानी भारी नाभिकों को हल्के नाभिक में तोड़ने को, जिससे कि उनका स्थायित्व बढ़ जाए और इसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। उसी तरह से जो ये हल्के नाभिक हैं, ये देखिए हल्के हल्के नाभिक हैं जिनका द्रव्यमान संख्या बहुत कम है, अगर ये किसी भी विधि के द्वारा इनको जोड़कर थोड़ा भारी नाभिक में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे 2 हाइड्रोजन को मिला दीजिए, 2 भारी हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा? हीलियम। और ये देखिए हाइड्रोजन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है? 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि हीलियम की कितनी है? 7 केवी पर पहुंच रही है। तो अगर किसी विधि के द्वारा हम हाइड्रोजनों को जोड़ दें और इनको जोड़कर 2 हाइड्रोजनों को जोड़कर हीलियम नाभिक में कन्वर्ट कर दें, यानी हल्के नाभिकों को जोड़कर एक थोड़ा सा भारी नाभिक बना दें, तो बने हुए नाभिक की भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। और बंधन ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या है? कि वह नाभिक कंपैरेटिवली अधिक स्थायी हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो मैं समझती हूँ बंधन ऊर्जा का ग्राफ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा बढ़ती या घटती है। इसके बाद मैंने ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। आपको पता है ड्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, यानी कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रॉन नाभिक का निर्माण करते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि अगर हम न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान लें तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल द्रव्यमान कितना आता है न्यूक्लियंस का? 3.348 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूट्रॉन के नाभिक का निर्माण करते हैं और जब हम बने हुए ड्यूट्रॉन नाभिक का द्रव्यमान लेते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है 3.344 इंटू 10⁻⁻27 केजी। यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो हमने न्यूक्लियन का जब वेट किया था तो वो कितना था? 3.348, और यहां जब बने हुए नाभिक का वेट किया तो वो कितना हुआ? 3.344। यानी कि कितनी कमी आ गई? देखिए ये मान ज्यादा है जबकि ये मान कम है, यानी कि नाभिक बनने में कितनी कमी आई, इस वाले में से हम इसको घटा दें तो ये देखिए द्रव्यमान क्षति जो हमारी होगी डेल्टा एम इज इक्वल्स, वो हो जाएगी आपका न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस बने हुए नाभिक का द्रव्यमान। न्यूक्लियन का मान ये था, ये हमने लिख दिया, माइनस नाभिक का द्रव्यमान ये लिख दिया। इन दोनों से 10⁻⁻27 को हम कॉमन बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? 3.348 माइनस 3.344।
ठीक है। और डेल्टा एम का जो आपका मान प्राप्त हो जाएगा वो होगा 0.004 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जिससे कि हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर नाभिक का निर्माण किया तो लगभग कितनी कमी आ गई द्रव्यमान में, 0.004 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको पता है कि द्रव्यमान में जो ये क्षति होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा में, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण डेल्टा E इज इक्वल्स डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर से। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी इस द्रव्यमान की क्षति होने के कारण, तो हम निकालेंगे यहाँ डेल्टा E इज इक्वल्स डेल्टा M, जो कि हमारा कितना आया, ये आया था। डेल्टा M का मान हमने यहाँ रख दिया। C है प्रकाश का वेग, जिसका मान आपको पता ही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये देखिए 3 इंटू 10⁸, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा मान आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अब हम क्या करते हैं, जो हमको ऊर्जा प्राप्त हुई है, ये बंधन ऊर्जा प्राप्त हुई है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो होता, हमको मालूम ही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतने बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो कि इसलिए सभी लगाते हुए ना। तो अगर इतने जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 3.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल बराबर क्या होगा, 1 बटे में ये वाली संख्या आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन में ये संख्या आ जाएगी। करते हो ना ऐसी, ये हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या है 3.6 और यहाँ है 1.6, ये दोनों के पॉइंट दशमलव जो है वो हट जाएंगे, तो बन जाएगा 36/16। यहाँ 10⁻⁻13 है, वैसे ही लिख देंगे हम इसको 10⁻⁻19। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो घात है माइनस में, ये प्लस में हो जाएगी, तो 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के आधार देखिए समान है, 10 और 10। आपको पता है आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 36/12 और ये हो जाएगा 10⁻⁻13 प्लस 19। 16 का 36 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻, ये पूरा जब आपका जोड़ेगा तो कितना आएगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने इस ऊर्जा को, जो आपको ऊर्जा प्राप्त हुई थी द्रव्यमान क्षति के कारण, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि हमको जूल में प्राप्त हुई थी। इसके आगे देखिए, यही जो हमको ऊर्जा प्राप्त हुई है, पहले मैंने आपको बताया था, यही ऊर्जा न्यूक्लियॉन्स को नाभिक से बांधे रखती है और इसे ही हम क्या कहेंगे, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी आ गई आपकी, 2.25 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 मिलियन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये 10⁶ हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए 10⁶ हट गया। ये आ गई आपकी ड्यूट्रॉन की नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा 2.25 मिलियन वोल्ट। अब देखिएगा ये आई है आपकी ड्यूट्रॉन नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा, जबकि हमने आपको बताया है कि हम बंधन ऊर्जा को किस में काउंट करते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में। प्रति न्यूक्लियन, आपको मालूम है ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियन है, 2, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी अगर इस टोटल बंधन ऊर्जा को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसलिए हमको जो टोटल प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हम नाभिक की टोटल बंधन ऊर्जा को 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर हीलियम की नाभिक बंधन ऊर्जा होती तो आपको पता है हीलियम में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, तो आई हुई बंधन ऊर्जा को हम 4 से डिवाइड करते। लेकिन चूंकि ड्यूट्रॉन में केवल 2 होते हैं न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसीलिए हमने क्या किया, इसको आई हुई बंधन, जो टोटल हमको बंधन ऊर्जा प्राप्त हुई है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से डिवाइड करने पर आता है 1.12 मिलियन वोल्ट। ये है आपकी ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस मिलकर जब नाभिक बनाते हैं तो उस कंडीशन में द्रव्यमान में क्षति होती है, द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है बने हुए नाभिक का। इसको द्रव्यमान की क्षति को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। नाभिक में जो कमी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ये जो द्रव्यमान क्षति जो होती है, जितना भी मास हमारा कम होता है, जितना भी द्रव्यमान कम होता है, ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तीव्रता समीकरण E = mc² से
ज्ञात कर लेते हैं, और जो ये ऊर्जा निकलती है द्रव्यमान की क्षति होने की वजह से, यही ऊर्जा उस नाभिक के अंदर पूरे न्यूक्लियस को बांध के अच्छी तरह से रखती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी बने हुए नाभिक को उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर हम ऊर्जा दे दें, जो ये ऊर्जा निकली थी इसको हमने बंधन ऊर्जा कहा, अगर हम वो किसी भी नाभिक को उसकी बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा बाहर से दे दें तो उस कंडीशन में वो नाभिक टूट जाएगा और उसके न्यूक्लियस यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। और किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा को हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के द्वारा यह व्यक्त करते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको द्रव्यमान क्षति, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, बंधन ऊर्जा ग्राफ और ये ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आगे भी आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज आपको मिलते रहें तो इसके लिए PCM 11 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि समय से आपको इसके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।